नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की राह प्रशस्त। नियमावली का प्रारूप आज समिति ने सौंपा है। सरकार प्रारूप का अध्ययन करने के बाद इसे अंतिम रूप देगी। समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया है कि समिति के पास प्रकाशित प्रारूप आ चुका है। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मोबाइल ऐप भी तैयार किए जाएंगे। 2 साल और 5 महीने के इंतजार के बाद अब प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की राह प्रशस्त हो गई है। समान नागरिकता संहिता की नियमावली तैयार करने वाली समिति शुक्रवार को इसका प्रारूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के लिए किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम विशेष जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि आपने भी वो प्रश्न, चूंकि आप बहुत आगे बढ़ गया है इसलिए इसको थोड़ा घुमा के पूछा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है। हर स्थान पर देव स्थान है। ये सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से अपना योगदान दे रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मैंडेट दिया। तो देवभूमि की जनता ने ही कहा है हमसे कभी। देखिए, जो लोग देश के अंदर देश की आजादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण को बढ़ावा देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ाते रहे, क्षेत्र की और धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोगों को बांटते रहे, उन लोगों को लगता है कि ये जो एक्ट है बहुत आसानी से, सर्वसम्मति से देवभूमि में लागू होने जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी को टारगेट करने के लिए ये एक्ट नहीं ला रहे हैं। देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे। यूसीसी को लेकर लगातार उत्तराखंड में सियासत तेज है। धामी सरकार का घेराव लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ सियासी हमला और बयानबाजी सामने आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में यूसीसी कानून लागू करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सरकार ने अपने मजबूत कदम आगे बढ़ाए। समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट की नियमावली को बकायदा सरकार को सौंप दिया गया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे प्रदेश में लागू भी कर दिया जाएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भी कर दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 साल के भीतर समाज के हर वर्ग के साथ चर्चा की और सटीक विश्लेषण के बाद फरवरी 2024 में ड्राफ्ट को तैयार करके सरकार को सौंप दिया गया था, जिसे 12 मार्च 2024 को विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित भी किया गया। इसके बाद विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया। विधेयक को जल्द मंजूरी भी मिल गई और सरकार ने इस विधेयक की नियमावली तैयार करने के बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को इसकी कमान सौंपी। यानी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिस समिति ने नियमावली बनाकर राज्य सरकार को सौंप दिया। अभी नियमावली पर 23 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी।
इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे एक्ट के रूप में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड सरकार पर होंगी। तो एक बड़ा काम था कि कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली एवं इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, जिनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है। कांग्रेस की तरफ से यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार पर अब भी निशाने साधने का काम किया जा रहा है। कांग्रेसी ये कहते हुए तंज कस रहे हैं कि भाजपा हमेशा ऐसे ही जुमले की राजनीति करती आई है जो जनता को गुमराह करते हैं, और यूसीसी भी एक जुमला है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करने का काम किया जा रहा है, ये कहते हुए कि कांग्रेसी परेशान है और जनता खुश। और जब से भाजपा बनी है तब से कहती थी यूसीसी बनाएंगे, यूसीसी बनाएंगे। 10 साल में केंद्र में तो यूसीसी बना नहीं पाए। अब अपनी खीज मिटाने के लिए, अपनी शर्म मिटाने के लिए उत्तराखंड में इसको प्रयोगशाला बना रहे हैं। और जहाँ तक यूसीसी को पढ़ा है, देखा है, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत कुछ कोई परिवर्तन आया है। कोई नयापन नहीं है, कोई नया ऐसा आदेश नहीं आया कि इसकी वर्ग को, कई वर्ग ऐसे हैं जो छूट गए हैं। आधा अधूरा यूसीसी है और भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा है। तो ये है, जो लोग कह रहे हैं जनता की मांग नहीं है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद हम अपनी पहली कैबिनेट में यूसीसी लाएंगे। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून लागू होगा, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद राज्य की क्या सूरत और सीरत बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिकता संहिता कानून को लेकर जनता से किया हुआ वादा पूरा करने का काम किया है। सरकार की तरफ से नियमावली को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें उम्मीद है कि धामी सरकार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन यूसीसी कानून की सौगात राज्यवासियों को दे सकती है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वायदा किया था, वो वायदा पूरा होने के दहलीज पर पहुंच चुका है। पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पे किया गया था, जो यूसीसी कानून को लेकर ड्राफ्ट बनाने का काम कर रही थी। और अब उसके बाद ड्राफ्ट बनने के बाद जो उसके रूल्स, जो उसके नियम होंगे, उसके कानून होंगे, एक्ट में जो प्रावधान होंगे, उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी नियमावली को लेकर, उसने भी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। ये कहा जा सकता है कि अब धामी सरकार जल्द ही इस यूसीसी कानून को लागू कर सकती है। और उम्मीद ये है, और जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं, कि राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर को राज्यवासियों को सौगात यहाँ पर दी जा सकती है। यूसीसी कानून इसलिए भी बेहतर उत्तराखंड के लिए कहा जा सकता है कि जो डेमोग्राफिक चेंज की जो बात है अक्सर राज्य के भीतर उठने लगी है, उसमें भी यहाँ पर विराम लग पाएगा और महिलाओं के जो अधिकार है और सशक्त होते नजर आएंगे और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का वायदा भी पूरा हो पाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यूसीसी कानून को लेकर धामी सरकार एक चीज से कई निशाने साधने का काम कर रही है। कैमरामैन नसरुल्लाह साहब, इंडिया वाइस, देहरादून। वहीं देहरादून में स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सचिवालय से बैठक करने के बाद अपने आवास को जाने लगे तो उनके सचिवालय से जाने वाले रूट पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा गाड़ी लगाकर रोक दिया गया।
पुलिस के हाथ पांव तब फूल गए जब गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और गाड़ी सचिवालय के ठीक एग्जिट गेट के बाहर लगी हुई थी। काफी कोशिश करने के बाद भी पुलिस से जब गाड़ी नहीं हटी तो अंत में ट्रैफिक पुलिस की टोक वाहन ने गाड़ी को रास्ते से अलग किया, जिसके बाद सीएम का काफिला आवास के लिए निकल पाया। बैठक के बाद घर से लौटते हुए यह हादसा हुआ। तो ये रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम पुछडी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन विभाग और प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। वन विभाग द्वारा वन भूमि खाली कराए जाने को लेकर पहले ही नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के नोटिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए हटाने से पहले उन्हें विस्थापित करने की मांग की। यहां पर बसे सैकड़ों परिवार वन विभाग की कार्रवाई को लेकर पिछले लंबे समय से विरोध भी कर रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया है कि इस क्षेत्र में 141 अतिक्रमणकारी वन विभाग भूमि पर चिन्हित किए गए थे, जिन्हें वन विभाग द्वारा बेदखली का आदेश भी दिया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान यदि किसी ने भी किसी प्रकार की कोई हरकत करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर नोटिस के टाइम पीरियड की बात हटी करोगे फिर जबरदस्ती। खबर मसूरी से है, जहां जिलाधिकारी साविन बंसल, एसडीएम अनामिका और एसएसपी अजय सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ पेट्रोल पंप के पास निर्मित 212 कार की पार्किंग के निर्माण के संचालक को लेकर निर्देश देते हुए नजर आए। उन्होंने एसडीएम मसूरी और पुलिस को मिलकर पार्किंग को संचालित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम और एसपी अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का पैदल निरीक्षण भी किया गया। वहीं माल रोड के बैरियर को लेकर लग रहे जाम का हल निकालने को लेकर नगर पालिका को निर्देशित किया गया। वहीं हरिद्वार में आगामी त्योहारों के मद्देनजर हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में चौकसी बरती जा रही है, जिसके चलते एआरटीओ रश्मि पंत द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। हरिद्वार के सिडकुल हाईवे बहादुराबाद चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों वाहनों की चेकिंग की गई। जांच में वाहनों से कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं पाए जाने पर मौके से ही उन्हें जाने दिया गया, जबकि कुछ की चालान कार्यवाही के दौरान काटी गई है। आपको बता दें कि आगामी 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के मद्देनजर काफी चौकसी बरती जा रही है। इसी को लेकर आरटीओ रश्मि पंत ने बहादुराबाद चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। 2 पहिए तथा 4 पहिए वाहनों की डिक्की खोलकर तलाशी ली गई। इस दौरान बाइक चालकों से हेलमेट नहीं लगाकर चलने की वजह से 1000 का जुर्माना वसूला गया। बाइक चालकों से अपील किया गया है कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना आवश्यक है। चेकिंग अभियान जो है रूटीन चेकिंग चल रही है हमारी। इसके अलावा अभी जो दीपावली वगैरह का त्यौहार आने वाला है उसमें गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना हो और ड्रिंक एंड ड्राइव करके कोई गाड़ी ना चला रहा हो। उसके अभी तक 25 गाड़ियों के चलान हो गए और 12 गाड़ियां बंद हो गई और अभी भी ये चलता रहेगा अभियान आगे। वहीं मंगलौर की ग्रीन पार्क कॉलोनी में अब से 6 महीने पहले बनी इंटरलॉकिंग सड़क जगह जगह से ध्वस्त हो गई, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि जब सड़क का निर्माण हो रहा है उस वक्त मंगलौर नगर पालिका का कोई भी अधिकारी सड़क की गुणवत्ता देखने नहीं आता, जिसके चलते सड़क बनाने में ठेकेदारों ने अपनी मनमानी दिखाई है और सड़क को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बनाया गया, जिसके चलते सड़क बनाने के कुछ ही दिनों बाद क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों ने अपने खर्चे से कई जगह सड़क का पुनः निर्माण करवाया है। अब कॉलोनी वासियों का कहना है कि सड़क का दोबारा से निर्माण करवाया जाए। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार में खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी की सुगबुगाहट होने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, तो वहीं धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होने लगी है। अगले कुछ दिनों में पारे भी ठंडक बढ़ने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले कुछ दिनों में पारे और गिरावट आने और ठंडक बढ़ सकती है। पिछले 2 दिनों में देहरादून में सुबह से चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी मंडरा रहे। इस बीच देहरादून के दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम शुष्क
रहने के आसार है। अगले कुछ दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी और गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन की बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास कर देखें तो इस बार वो भी जो है कम रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो टेम्परेचर है आप ज़्यादातर दिन देखेंगे तो वो सामान्य से ऊपर ही है। उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि 2022, 23 और 2024 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि टॉप 4 क्राइम की बात करते हैं, हीनियस क्राइम की बात करते हैं। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि ऐसा संभव नहीं कि कहीं पर भी 0 क्राइम हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम हो गया। आप स्पेसिफिक बात करिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना ना हो और कोई 0 क्राइम हो। ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर, अगर हम 3 साल के फिगर्स देखें 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप आंकड़ों के साथ आए मेरे साथ पास और आंकड़ों के साथ बात करें। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 लोगों का नाम भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने भी 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बनाकर क्षेत्र में भेजा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस दिन से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी उसी दिन से कांग्रेस ने लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया था। प्रदेश प्रभारी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। ये पर्यवेक्षक जल्द ही अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद पार्टी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। उन्होंने इस चुनाव को ऐसे कर दिया है कि जैसे 5 मंत्री को लगा रखा है, प्रभारी बना रखा है, संगठन अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग मोर्चे के लोग लगे हुए हैं। देखिए बीजेपी राजनीतिक दल है, वो तैयारी भी करेंगे और दाव भी करेंगे, लेकिन हमने उनके दावे की हवा निकालने का काम किया। हम बद्रीनाथ जीते, बद्रीनाथ में भी मंत्रियों की तैनातगी थी, संगठन भी जो है ग्रास रूट पर काम करने का दाव कर रहा था, लेकिन वहां हवा निकली। मंगलौर में हमने उनकी हवा निकालने का काम। केदारनाथ के अंदर जो स्थितियां हैं वो एकदम इतर है। केदारनाथ में आप देखिए जो 4 धाम यात्रा थी, 4 धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और उसके साथ साथ केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का कुकृत्य जो है सरकार ने किया है। लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के। जो है सोने का प्रकरण जो है केदारनाथ में, उस विषय पर भी जो है सरकार मौन धारण किए हुए है। ये विषय जो है केदारनाथ की जनता के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम केदारनाथ के आमजन के बीच में जाएंगे और लोगों ने इस बार बदलाव का मन बनाया है।
लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए मैक्स हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। प्रशासन सख्ती का दावा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ के दर्जनों रूटों पर सबसे ज्यादा वाहन से लेकर बसें भी बेखौफ होकर अपनी क्षमता से ज्यादा सवारियां ढो रही है। हर साल इसी तरह के कई हादसों में दर्जनों यात्री अपनी जान गंवा देते हैं। लैंसडाउन हादसे के बाद से प्रशासन और परिवहन विभाग लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों पर ठोस कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यात्रियों ने छतों में बैठ के यात्रा करना अपनी मजबूरी बताई है। यात्रियों का कहना है कि उनके इलाके में बस सेवा बेहद कम है, ऐसे में मजबूरन उन्हें जान जोखिम में डालकर वाहनों की छतों पर बैठकर यात्रा करना पड़ता है। मेरा कहना यही है कि सरकारी गाड़ी लगनी चाहिए और इसमें है दिक्कत ये है हमको आने जाने में है कि भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है और रोड बैज की ये शिकायत होती है कि ये लोग तो जो है बैठते ही नहीं हैं। अब जब गाड़ी जाएगी तो तभी तो बैठेंगे, जब गाड़ी बंद कर देंगे तो कहाँ से बैठेंगे। धीरे धीरे हर एक बात जो है कंट्रोल में आ जाती हैं और ये टैक्सियाँ लोकल गाड़ियाँ ये भी जो है इस चीज़ पे आश्रित हैं। लेकिन रोड बैज का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो और वो परेशान न हो। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।